हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं जीके 2020 की ओर से एक करंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ और करंट टॉपिक का टाइटल है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। और दोस्तों, हाल ही में यह परियोजना करंट में रही है। क्या यह रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। तो आज मैं यह परियोजना से जुड़ी हुई सभी बातें आपके सामने रखूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं उनको भी हमने शामिल किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करें। हाल ही में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट अर्थात 33 सौर ऊर्जा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया फ्लोटिंग। फ्लोटिंग किसको बोलते हैं? 33 सौर ऊर्जा परियोजना को ही फ्लोटिंग बोलते हैं। और यह रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, यह परियोजना किस राज्य में निर्मित हुई है? तो याद रखना, तेलंगाना राज्य में, जिसकी क्षमता है 100 मेगावाट की। इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना को 1 जुलाई 2022 से चालू घोषित किया गया। कब चालू हुई है? 1 जुलाई 2022, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले ही यह 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू हो चुकी है तेलंगाना राज्य में। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना किस राज्य में हाल ही में शुरू हुई? तो याद रखना, तेलंगाना राज्य में। तो ऐसा क्वेश्चन याद रख लीजिए कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना किस राज्य में चालू हुई? तो यह तेलंगाना राज्य में शुरू हुई है। और यह रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना की क्षमता कितनी है? तो मैंने आपको बताया, क्षमता है 100 मेगावाट की। आगे दोस्तों, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो यह फोटोवोल्टिक को शॉर्ट में पीवी बोलते हैं। पी से बनता है फोटो, वी से बनता है वोल्टिक। तो ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्मों पर लगे होते हैं तथा जलाशयों, झीलों पर तैरते हैं, जहां की स्थितियां समुद्र और महासागर जैसी होती है। यानी कि बड़े जलाशयों पर ही यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है। इन प्लेटफॉर्मों को आमतौर पर तालाबों, झीलों या जलाशयों जैसे पानी के शांत निकायों पर लगाया जाता है। याद रखना कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शांत पानी के निकायों पर ही लगाया जाता है। इन सोलर पैनल का निर्माण अपेक्षाकृत जल्दी होता है और इन्हें स्थापित करने के लिए भूमि को समतल करने या वनस्पति को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यह पानी पर यह सभी पैनल लगाए जाते हैं। तो यह पैनल लगाने के लिए भूमि को समतल करने या वनस्पति को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर बताइए, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा सकता है? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा सकता है? बड़ी झीलों या जलाशयों जैसे पानी के शांत निकायों पर ही यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो चलो, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया उनको ध्यान में रखकर यह दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। इन्हें स्थापित करने के लिए भूमि को समतल करने की आवश्यकता होती है। यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पानी पर लगाए जाते हैं, इसीलिए भूमि को समतल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह कथन गलत। इन सोलर पैनल का निर्माण अपेक्षाकृत जल्दी होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर का कथन सही है। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? रामागुंडम, तेलंगाना में। तो यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। क्या? यह रामागुंडम परियोजना उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। यह परियोजना जलाशयों के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों, कितने एकड़ क्षेत्रों में फैली हुई है यह परियोजना?
500 एकड़ क्षेत्र में, जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट की है। तो यह उनकी क्षमता की बात की गई है कि यह रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषता में यह विशेषता खास तौर पर याद रख लेनी चाहिए कि यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता कितनी है? 2.5 मेगावाट की है और प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है। कितनी? 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी यहां पर लगी हुई है। आंसर बताइए। रामागुंडम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि 3 सेंटेंस है और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो कि यह रामागुंडम परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। पहला कथन सही या गलत? सही। ओके। और यह परियोजना 60 ब्लॉकों में विभाजित है। यह गलत है क्योंकि 60 नहीं बल्कि कितने? 40 ब्लॉकों में विभाजित है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। और प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता कितनी है? 2.5 मेगावाट की है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 नंबर का कथन सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। संपूर्ण फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष प्रकार के हार्ड मॉड्यूल्स पॉलीइथाइलिन, क्या? हार्ड मॉड्यूल्स पॉलीइथाइलिन रस्सी के माध्यम से संतुलित रूप से जलाशय में स्थापित किया गया है। यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एचटी पैनल और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण सहित सभी विद्युत उपकरण फ्लोटिंग फेरो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, यह परियोजना के कुछ खास विशेषताएं हैं। संपूर्ण फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष प्रकार के हार्ड मॉड्यूल्स पॉलीइथाइलिन रस्सी के माध्यम से संतुलित रूप से जलाशय में स्थापित किया गया है। यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एचटी पैनल और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण सहित सभी विद्युत उपकरण फ्लोटिंग फेरो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं। और यह परियोजना के क्या क्या पर्यावरणीय लाभ होंगे? तो पहला लाभ है सीमित भूमि की आवश्यकता। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे स्पष्ट लाभ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है, जो ज्यादातर संबंध निकासी व्यवस्था के लिए है। और दूसरा लाभ होगा कम जल वाष्पीकरण दर। इसके अलावा फ्लोटिंग सौर पैनलों की उपस्थिति के साथ जल निकायों से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है। इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है और लगभग 32.5 लाख घन मीटर जल को प्रति वर्ष वाष्पीकरण से बचाया जा सकता है। दोस्तों, यह परियोजना के कारण जो पर्यावरणीय लाभ होंगे, एक बार फिर से पढ़ लो कि सीमित भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने ये पूरी परियोजना को हमारी जल की सतह पर निर्मित किया है। तो सीमित भूमि की आवश्यकता, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे स्पष्ट लाभ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है, जो ज्यादातर संबंध निकासी व्यवस्था के लिए है। दूसरा लाभ है कम जल वाष्पीकरण दर। इसके अलावा फ्लोटिंग सौर पैनलों की उपस्थिति के साथ जल निकायों से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है और इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है। लगभग 32.5 लाख घन मीटर जल प्रति वर्ष वाष्पीकरण से बचाया जा सकेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में भी कुशल है यह परियोजना। सौर मॉड्यूल के नीचे का जल निकाय उनके परिवेश में तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इसी तरह प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले, कितने? 1,65,000 टन कोयले की खपत को रोका जा सकता है, जिससे प्रतिवर्ष 2,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचाया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की फ्लोटिंग परियोजनाओं के जरिए हमारे पर्यावरण को क्या लाभ होता है, ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में भी यह परियोजनाएं कुशल है। देखो, सौर मॉड्यूल के नीचे का जल निकाय उनके परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इसी तरह प्रति वर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत को रोका जा सकता है, जिससे प्रति वर्ष 2,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। संबंधित चुनौतियां,
यानी कि यह परियोजना में कुछ चुनौतियां भी है। पहली चुनौती है स्थापित करने में महंगा है। क्या यह पूरा प्रोजेक्ट स्थापित करने में काफी महंगा है। पारंपरिक फोटोवोल्टिक सिस्टम की तुलना में फ्लोटिंग सौर पैनल लगाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। क्या यह दोस्तों फ्लोटिंग सौर पैनल लगाने में धन की अधिक आवश्यकता होती है। हमें जमीन की सतह पर यदि यह पैनल लगानी है तो कम खर्च होगा, लेकिन पानी पर लगाना है तो ज्यादा खर्च होगा। मुख्य कारणों में से एक यह है कि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत नई है, इसीलिए विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कोई सामान्य इंसान इस तरह की परियोजना को निर्मित नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, इसकी स्थापना लागत में भी कमी आने की उम्मीद है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो यह लागत में भी कमी आ जाएगी। सीमित अनुप्रयोग। कई अस्थायी सौर प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर है और वे बड़े समुदायों, कंपनियों या उपयोगिता कंपनियों को विद्युत प्रदान करते हैं, यानी कि सीमित अनुप्रयोग है। कई अस्थायी सौर प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर है और वे बड़े समुदायों, कंपनियों या उपयोगिता कंपनियों को विद्युत प्रदान करती है। इसीलिए रूफटॉप इंस्टॉलेशन या ग्राउंड माउंटेड सोलर चुनना अधिक व्यावहारिक है। यानी कि यदि आपको घर पर इसी तरह की पैनल को लगाना है तो आपको रूफटॉप इंस्टॉलेशन करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पानी पर इसी तरह की परियोजना को हमें बनाना है, यहाँ लगाना है तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इनमें से एक ज्ञान होना आवश्यक है, वाटर बेड स्थलाकृति की समझ होनी चाहिए। क्या वाटर बेड स्थलाकृति की समझ होनी चाहिए। फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए वाटर बेड टोपोग्राफी और फ्लोट सेतु लंगर स्थापित करने की उपयुक्तता की गहन समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे जैसे आम इंसान इसी तरह की परियोजना को नहीं लगा सकते। हमारे लिए यह टोपोग्राफी और फ्लोट सेतु लंगर स्थापित करने की उपयुक्तता की गहन समझ हमारे दिमाग में नहीं होती है। अन्य सौर ऊर्जा पहल की भी बात कर ले तो सौर पार्क परियोजना क्या है। कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजनाएं हैं। हमारे गुजरात में और राजस्थान में भी ऐसे सौर पार्क बनाए गए हैं। हमारे गुजरात में पाटन के चारणका नामक गांव में इसी तरह का एक सौर पार्क बनाया गया है। तो कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजना है। रूफटॉप सौर योजना, यह क्या है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना। क्या घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना, इसे बोलते हैं सोलर रूफटॉप योजना। क्या आपके घर पर यह रूफटॉप सौर परियोजना लगी हुई है? यदि लगी हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन याद रखना कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के दोहन करने की योजना को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं रूफटॉप सौर परियोजना। क्या रूफटॉप सौर योजना। आगे अटल ज्योति योजना की बात करें तो अटल ज्योति योजना को शॉर्ट में अजय योजना भी कहते हैं। यह अटल ज्योति योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए शुरू की गई थी जहां ग्रिड पावर 50% से कम घरों को उपलब्ध हो पाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रिड पावर 50% से कम घरों को उपलब्ध हो पाई है। ऐसे राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु यह अटल ज्योति योजना शुरू की गई है। एक बार फिर से पढ़ लो, अटल ज्योति योजना को शॉर्ट में अजय योजना कहते हैं। सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए शुरू की गई थी जहां ग्रिड पावर 50% से कम घरों को उपलब्ध हो पाई है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अटल ज्योति योजना यानी कि अजय योजना कब शुरू की गई थी? अजय योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2016 में शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ करंट टॉपिक के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। ऐसे ही सप्ताह में 1 या 2 वीडियो लेकर हम आपके सामने मौजूद होंगे और हमारी एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज डेली स्टार्ट है, यानी कि डेली एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ।
कक्षा 7 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक हमने समाप्त कर दी है। वर्तमान में कक्षा 7 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ा रहा हूं और यह एनसीईआरटी सीरीज में भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।